कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है रंगों के संग। जी हाँ, रंग चाहे वो जीवन में हो, चाहे कला में हो, कहीं भी हो, बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन को जीवंत करने के लिए। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक टीनेज उभरते हुए कलाकार आर्यन मेहता जी, जो कि एक पेंटर हैं और साथ ही मूर्ति कला में भी विशेष दिलचस्पी रखते हैं। आर्यन, स्वागत है आपका स्टूडियोज में। नमस्कार, धन्यवाद। तो आर्यन, पहले तो आप हमारे दर्शकों को और अधिक अपने विषय में बताइए। मेरा नाम आर्यन मेहता है। मैं रोहड़ू रीजन के मंडलगढ़ जो एक इलाका है वहाँ के भूट गांव से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं हिस्ट्री पॉलिटी में अपना बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटचेरा से। जी मैम। कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही, वो बताइए आप हमें। मैम, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेनली रूरल रीजन से हुई है, बट प्राइवेट स्कूल से। तो मैंने अपने कुछ 3-4 स्कूल्स मतलब चेंज किए। जैसे मेरी पहली 2 साल मेरे मामू के यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल था वहाँ पे, और उसके बाद मैं अपने रीजन अपने गांव में 3 साल में वहाँ रहा अपने प्राइवेट स्कूल में। और आफ्टर दैट मैं एक और प्राइवेट स्कूल और एक बोर्डिंग स्कूल था रोहड़ू में, टाउन के स्कूल में गया, और उसके बाद मैं फिर से एक रूरल प्राइवेट में आ गया। और आफ्टर दैट मैंने अपना जो +1 और +2 है वो रोहड़ू बॉयज़ से अपना परस्यू किया। तो ये जो आपने इतने स्कूल चेंज किए हैं, इसका क्या प्रभाव रहा आपकी लाइफ पे, आपकी पेंटिंग्स में, आपकी मूर्ति कला पे क्या प्रभाव पड़ा आपको लगता है? जो मैम, सबसे बड़ी बात तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि एक अलग अलग टीचर्स से मैंने सीखा, अलग अलग एरियाज़ में मैं गया, रीजन में मैंने देखा, और अलग जॉनरा मतलब अदर जॉनरा में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किया। तो पेंटिंग्स में तो मैं उतना ज़्यादा नहीं सीख पाया ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग, बट मेरा जो स्किल का डेवलपमेंट है वो इसमें हुआ, और अ काइंड ऑफ जो एक मॉरल एजुकेशंस थी वो मुझे मिली। अलग जो मेरे खासकर मेरे इंग्लिश के जो टीचर्स रहे, मेरे जितना भी मुझे आज तक इवन मेरे 12th तक जितने भी इंग्लिश टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, उनका मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी मैम। पेंटर आप हैं जैसा कि आपने बताया, और साथ में मूर्ति कला में भी आपकी दिलचस्पी है। तो कौन सी फील्ड पहले आपकी लाइफ में आई, मूर्ति कला या पेंटिंग? मैम, अगर मैं बताऊं तो ऑब्वियसली जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति कला है, मैं वो बचपन से ही करता था। तो जैसे जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, खेल नहीं पाता, खेल कूद ज़्यादा नहीं कर पाता था। तो गांव में जिस तरह से मिट्टी के कुछ बर्तन बनाते थे, या फिर मुझे फैसिनेटेड था मैं पहले ही जो डीटीज़, जो गॉड्स होते हैं हमारे, उनके इतने सारे हाथ हैं या फिर इतने सारे फेसेस है, तो वहाँ से मुझे मूर्तियों में काफ़ी ज़्यादा, मुझे ह्यूमन फिगर्स पहले से पसंद थे, छोटे डॉल्स वगैरह जो होती है। तो मैंने वहाँ से अपना स्कल्पचर ही सबसे पहले स्टार्ट किया। तो पहले मैंने गांव में ये सब स्टार्ट किया, और आफ्टर दैट पेंटिंग मैंने 6 से ऑब्वियसली परस्यू किया, क्योंकि हमारा जो एक बोर्ड में रहता है 6 से ड्राइंग को एक अच्छे लेवल से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और पेंटिंग में जैसे मैं अपनी बहन की फाइल्स में देखता था, तो उनके पास जो ड्राइंग्स की फाइल होती थी उसमें एक साइड ब्लैंक पेपर होता था और एक साइड कुछ पोर्ट्रेट्स बने होते थे। तो पेंटिंग मतलब लेटर पीरियड में आई है, बट मैं कहूँगा स्कल्पचर, हाँ स्कल्पचर पहले से। जी मैम। तो जिस तरह आप बता रहे कि बर्तन आप बनाते थे छोटे छोटे, तो मिट्टी से, है ना, तो घर में डांट भी पड़ती होगी, गंदे हाथ कर रहे हो, मिट्टी से खेल रहे हो, या ऐसा होता था कि कोई अच्छी चीज बनाई है तो प्रोत्साहन भी मिलता था कि क्या बात है, क्या बनाया तुमने, इतने छोटे बच्चे हो तुम? इसमें मैम दोनों तरह के मुझे रिव्यूज मिलते थे। जैसे बात करूँ तो पेरेंट्स की, पेरेंट्स कई बार हंसते भी थे, डांटते भी थे कि भाई ये क्या करे, कई बार हंसी आ जाती थी कि भाई बना रहा है। और पर्टिकुलर जैसे मैं गांव में रहा हूँ, तो गांव में कुछ लोग थे जो बताते थे कि बहुत अच्छा कर रहा है या फिर अच्छा करेगा, और बट पर्टिकुलर मतलब मिक्स तरह के रिएक्शंस रहते थे वेरी अर्ली एज में। तो मतलब अगर हम प्रेरणा की बात करते हैं कि मोटिवेट कहाँ से हुए, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मूर्ति कला, और जो हमने आपके भी मूर्ति देखी, तो गांव में मेले होते हैं छोटे स्तर पे, कभी थोड़े बड़े स्तर पे भी, और जो हमारे वाद्य यंत्र है, जो हमारी मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की पालकियां निकलती हैं, इन्होंने कितना प्रभावित किया आपको? मैम, जैसे ये बात आपने काफ़ी सही कही, क्योंकि गांव का जो एक डेकोरम या एक जो एनवायरनमेंट है उसके असेंशियल पार्ट है ये सब। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने लाइफ में या फिर एक एज ए रूरल में हमारा इमोशनल अटैचमेंट है इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग थी मेरे लिए। मेरा इवन जो मेरी पेंटिंग का जॉनरा है एक, वो फोक टेल से इंस्पायर्ड है। मेरी सराउंडिंग्स जो एक लोकल टोपोग्राफी, जोग्राफी है जो रीजन की,
उससे इंस्पायर्ड है और फोक टेल्स से ज़्यादा। और मैं मानूंगा जितना भी मेरा सराउंडिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है मतलब मेरी पेंटिंग में। बिल्कुल जी मैम। प्रभाव भी उसका पूरा आता जी है। मैम बिल्कुल। जी, तो अगर बात करते हैं इनमें रंगों की, तो अगर स्कल्पचर की हम बात करते हैं तो उसमें रंग कितनी अहमियत रखते हैं? मैम स्कल्पचर की अगर मैं बात करूं तो अगर ज़्यादा जैसे मैं अभी एक यूथ फेस्टिवल में गया था, तो मैं वैसे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ, जी। तो मैं एज अ पैशन इस चीज़ को कैरी कर रहा हूँ। तो मैं जैसे वहाँ गया था, मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। नेशनल 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल जो धारवाड़ में हुआ था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल आर्टिस्ट अलग अलग जगह से आए थे। तो जैसे एक फ्लोरेंस एकेडमी ऑफ जो आर्ट्स है फ्रांस में जो ये है, तो यूरोप में, तो वहाँ से भी एक आर्टिस्ट आए थे, और बाकी अदर एकेडमीज़ या फिर अदर इंडिया के कॉलेजेस से पूरा जितना भी स्टेट्स है वहाँ से आए थे बच्चे। तो मैंने जब वहाँ पे देखा, वो नेचुरलिज्म पे ज़्यादा बात करते हैं कि स्कल्पचर में पेंट या फिर कलर का ज़्यादा काम नहीं है, जो उसका नेचुरल टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रभाव डालता है। और जैसे हम एंशिएंट आर्ट में भी अगर हम देखें, अगर ट्रेडिशनल जो हमारा क्लासिकल आर्ट है, तो उसमें जैसे हम रॉक के स्कल्पचर्स देखते हैं, तो उनका एक अलग ही जॉनरा या फिर एक अलग ही तरह की पहचान है। अगर हम उनको देखें, उनके जो जैसे सैंडस्टोन के कलर्स होते हैं, कई बार बहुत ब्राइट येलो से होते हैं, या फिर कई बार ब्राउन से, कई बार ग्रे से कलर, ग्रीनिश सा कलर, मतलब वो एक काफ़ी ज़्यादा एक डीप कंसेप्ट शायद आर्टिस्ट के लिए वो बहुत अलग चीज़ है। जी। और यस मैम। और अगर हम करते हैं पेंटिंग्स की अब बात, तो ये कहाँ से आपके जहन में आया कि हाँ अब मुझे पेंटिंग करनी है? क्या बचपन से था या बड़े होके आप प्रभावित हुए इस चीज़ से? यस मैम। जैसे पेंटिंग के बारे में मैं कह रहा था कि मैं सबसे पहले ड्राइंग फाइल्स को देख के ऑब्वियसली काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ जी। और 6 ऑनवर्ड तो हमारे स्कूल्स में कंपलसरी ड्राइंग का सब्जेक्ट था जी। और उसके बाद मैं खुद भी बनाने लगा, देखने लगा, और अपनी मेरे जो सिबलिंग्स, मेरी जो बहनें हैं दो, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी पहले से ड्राइंग में। उनको भी मैं देखता था वो किस तरह से वो वाटर कलर, पहले केक्स आते थे वाटर कलर केक, तो उसमें पानी से मिला के उसका एक बहुत ब्राइट टेक्सचर नहीं होता, बहुत लाइट सा, तो मुझे अभी भी याद है वो बिल्कुल ऐसे करके बहुत ज़्यादा सिरेनिटी से पेंट करते थे अपने पोर्ट्रेट्स को, छोटे छोटे जो भी वो अपने कुछ पोर्ट्रेट बनाते थे। और उसके बाद जैसे मैं बात करूँ 6 से 8 तक तो मेरा काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रहा इसके साथ, ड्राइंग के साथ, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट भी था और मैंने पढ़ा भी और समझा भी चीज़ों को। बट आफ्टर दैट जब मैं 9th में गया तो मैंने ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट छोड़ दिया, तो मैंने कंप्यूटर परस्यू किया। अच्छा। क्योंकि ऑप्शंस आता है आपका 9th क्लास में, तो मैंने कंप्यूटर्स लिया। तो अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल तरीके से, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो एक काइंड ऑफ जो एक मन का आर्ट होता है या फिर जो आपके अंदर चल रहा है, अपने थॉट्स को वो प्रेजेंट करना, वो यहाँ से सीखा। तो मेरे एक अंकल है डॉक्टर संजीव मेहता, तो वो यहीं HPU में प्रोफेसर है, तो मैंने सबसे पहले उनका आर्ट देखा, क्योंकि उनका भी फोकलोर से काफ़ी इंस्पायर्ड आर्ट है। तो उसमें मैंने देखा कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर मैं कोई मेटल का मोहरा या फिर कोई मेटल का आर्ट देख रहा हूँ, वो सीधा ही खड़ा नहीं रह सकता है, वो अगर कैनवस पे वो किसी भी तरह से मुड़ सकता है, किसी भी एंगल से रह सकता है खड़ा। और एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली। और उसके बाद कलर की ब्लेंडिंग करना, जैसे पहले मैं कलर करता था, मेरे लिए तो जो गोल्डन कलर है वो येलो था, मेरे को नहीं पता था इसमें ब्लेंड्स होते हैं, शेडिंग क्या होती है प्रॉपर, हाइपर रियलिज्म क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने 9th ऑनवर्ड स्टार्ट किया। और आफ्टर दैट जब 11th में मेरे एग्ज़ाम्स हुए, तो उसके बाद कोविड-19 की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन लग गया। तो इस टाइम पे मैंने अपने स्किल को सबसे ज़्यादा डेवलप किया। तो जो हाइपर रियलिज्म में थोड़े बहुत पोर्ट्रेट्स मैंने किया, मेटल आर्ट को जो कवर किया, वो मैंने इस टाइम पीरियड पे किया। और इस समय मुझे पता लगा शेडिंग क्या होती है, लाइट टू डार्क वाले कंसेप्ट पहले जो मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं थे। तो ये सब मैंने यहाँ से परस्यू किया। मतलब इसके बाद आपकी पेंटिंग्स में जो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है और जो कलर्स पृथक रहते हैं, तो आप किस हिसाब से करते हो कि जो डार्क कलर्स हैं और जो लाइट शेड्स हैं वो कहाँ पे आप यूज़ करते हैं? मैम अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर अपने पेंटिंग्स की, तो मैं ऑब्वियसली प्रोफेशनली नहीं बनाता हूँ, अभी मुझे बहुत कम टाइम हुआ है एज अ
अगर मैं अपने आप को आर्टिस्ट भी उतना नहीं कह सकता हूँ, जी। बट जो थोड़े बहुत मैं पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, जैसे मैंने जो हाइपर रियलिज्म में सबसे पहले बनाए थे, तो उसमें ऑब्वियसली मेरा यही था, मैं जो हमारे वही बात आ गई सराउंडिंग की बात, जो हमारे लोकल देवता है या इनके मोहरे, मैं इनको बनाना स्टार्ट किया सबसे पहले। जी। तो इनमें हाइपर रियलिज्म कैसे लाना, इनमें वो शेडिंग लाना, यहाँ से मोहरा चमक रहा है मेटल, यहाँ से इसमें डार्क है, तो उसमें तो ऑब्वियसली येलो कलर ही मेरा सबसे ज़्यादा मेन रहा है, क्योंकि मैंने एज सच कलर थ्योरी के बारे में भी नहीं पढ़ा है। बट आफ्टर दैट जैसे मैंने कुछ चीज़ें देखी, जैसे एक आर्टिस्ट, रशियन आर्टिस्ट है निकोलस रोरिक, और उनकी पेंटिंग्स, उनके कैनवस मैंने देखे, और मुझे शिमला में रहने का मौका मिला जहाँ की इवनिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, रेडिश बिल्कुल स्काई हो जाती है। तो पर्टिकुलर मैं इन कलर से काफ़ी फैसिनेटेड हुआ, जो अर्दन कलर्स होते हैं, जैसे जंगलों में जो कलर्स है, या जो फिर क्योंकि शिमला में मैं कॉलेज जब जाता हूँ तो मैं रोज़ पैदल जाता हूँ कॉलेज, तो एक रास्ता समर हिल होके कोटशेरा के लिए, तो वो बिल्कुल सुनसान सा और अच्छा रास्ता है, जंगल वाला। तो मेरा जो जॉनरा है वो इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है, जंगल के कलर्स, जैसे ग्रीन, डार्क ग्रीन हो गया, मुझे डार्क कलर भी पसंद है बहुत ज़्यादा, और मुझे आसमान में ब्राइट, जैसे मतलब ब्लू कलर मैं उतना पसंद नहीं करूँगा, बट ब्लू कलर हालांकि मुझे पहाड़ों में पसंद है, वैलीज में, जो ऑब्वियसली हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। और मुझे आसमान पसंद है लाइक रेडिश कलर का, जिस तरह से मैं अपनी सराउंडिंग में देखता हूँ। तो पर्टिकुलर मैं इतना एग्जैक्ट भी नहीं बता सकता मैं क्या चाहता हूँ, बट मेरे कहने का मतलब जो एक हिमालयन जो एक सिनेरियो है नेचर का, उस कलर्स पे मैं ज़्यादा जाता हूँ, वो कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद है। जी, जब आपका शुरुआती दौर था तो इतने कलर्स भी नहीं मिल पाते हैं, और खास करके ग्रामीण परिवेश में इतना पता भी नहीं होता है, तब आप क्या करते थे जब कलर्स नहीं मिलते थे आपको? मैम पहले तो अगर मैं बात करूँ, मैं कलर्स खरीद ही लेता था कैसे करके। पहले टेम्परा कलर्स आते थे, मुझे याद है 20 रुपये, मतलब वो तो अभी भी आते हैं तो उसमें एक ब्रश भी मिलती है, और मैं उनको यूज़ करता था पहले। तो उनको मैं जैसे यूज़ करता था, अप्लाई करता था, तो ऑब्वियसली वो उतने अच्छे कलर्स नहीं थे उस समय, तो मुझे वो बड़े सुप्रीम लगते थे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कलर्स है ये। सबसे नीचे वो केक्स वाले कलर, उसके बाद ये टेम्परा कलर्स मेरे लिए, और इसके बाद एक कलर आते हैं पोस्टर कलर्स, वो सूख जाते हैं हालांकि, फिर मैंने उनको भी यूज़ किया, और उसके बाद तो फिर प्रोफेशनली तो मैंने एक्रेलिक वगैरह भी उसके बाद ट्राई किए। बट अगर मैं बात करूँ जैसे अवेलेबिलिटी की, तो काइंड ऑफ जैसे मैं कुछ बना रहा हूँ, तो अगर मुझे पेड़ बनाना है तो पहले 6 कलर्स मिलते थे, सिर्फ 6 कलर, वो जो पोस्टर कलर में, तो उतना कलर ब्लेंडिंग के बारे में भी पता नहीं था। तो अगर मैं पेड़ बना रहा हूँ, मैं बना तो उसको दूंगा, बट मैं उसको फिर एज सच कलर नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा कलर कर दिया। और मिलने की दिक्कत यह है कि जब मैं प्रोफेशनली थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, जैसे मैं हाइपर रियलिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं पेंसिल कलर्स यूज़ करने लगा, तब मैं अपना पॉकेट मनी बचा के, जो मेरा नियर बाय टाउन है रोडू, कभी अपने कज़न से मंगवा लिया, कभी खुद ही चला गया, कभी पेरेंट्स को कुछ बोल के कि मुझे नोटबुक लेनी है या फिर ये, तो नोटबुक वगैरह के साथ अपना स्टेशनरी के सामान के साथ कलर्स ले लिए, क्योंकि जो पेंसिल कलर्स है खासकर जो प्रोफेशनल वाले, वो उतना नॉर्मल रेंज में नहीं आते। तो इसके लिए मैंने पॉकेट मनी भी बचाई है, और काइंड ऑफ कई बार रहने भी दिया है, मतलब छोड़ दिया है कलर करना, और कई बार फिर मतलब इस तरह से भी स्टेशनरी के साथ भी चीज़ों को मैनेज किया। आर्यन, आप कह रहे हैं रियलिज्म से हम सब समझते हैं कि क्या मतलब हुआ, आप हाइपर रियलिज्म आ रहा है टर्म बार बार, तो आप हमारे दर्शकों को भी ज़रूर बताइए कि क्या समझें हम इससे। मैम इतना मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं मैं बता सकता हूँ, बट जो एज पर माय नॉलेज, जैसे हाइपर रियलिज्म का जो स्टार्टिंग है वो यूरोप में हुआ था, जो रेनेसांस का पीरियड था, तो उस समय पे वहाँ पे पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे। जैसे आज के हाइपर रियलिज्म को हम पिक्चर्स के साथ वो करेंगे, कंपेयर करें कि ये पूरा पिक्चर की तरह दिख रहा है, बट उस समय होता था कि ये बंदा इस पोर्ट्रेट की तरह दिख रहा है, मतलब उस समय कैमरा वगैरह नहीं था, तो उस समय के अकॉर्डिंग वो काफ़ी सुप्रीम आर्ट था। तो हाइपर रियलिज्म में यही है कि आप जैसे खड़े हैं विदाउट एनी एग्जेजरेशन, मैं आपको उस तरह से बनाऊंगा। अच्छा। तो इसमें जिस तरह से आपकी क्लोथिंग है या फिर आपके जो एक्सप्रेशंस है, तो वो एज इट इज रहेंगे, मतलब ये एज सच नहीं रहेगा, मैं अपने थॉट्स नहीं इसमें थोप सकता हूं। बाहर के नहीं लाओगे आप किसी चीज को। यस मैम, जी मैम, एग्जीगरेट नहीं करोगे, ठीक है जी मैम। अगर हम बात करें कि कुछ कलाकार, अभी तो आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, पर फिर भी आपने कुछ कलाकारों की कलाकारी को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, तो किन का आप पे ज्यादा प्रभाव रहा है अभी तक? मैम
अगर मैं बताऊं तो मैंने एज सच इतना वास्टली आर्ट को अभी तक स्टडी नहीं किया है, जी बट कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, कुछ रीजनल आर्टिस्ट भी है, कुछ बड़े लेवल के आर्टिस्ट भी है जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। जैसे जब मैंने 11th और 12th किया था तो उसके बाद मैंने एक ईयर का ड्रॉप लिया था। मैं साइंस स्टूडेंट था इस टाइम पे जी और मैंने ड्रॉप लिया था तो मैं कोचिंग कर रहा था। तो पहले मेरा टाइम काफ़ी ठीक चल रहा था फर्स्ट 6 मंथ, बट आफ्टर दैट जो 6 मंथ थे वो मेरे लिए काफ़ी हार्श थे। मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, या फिर काइंड ऑफ वो एक पीयर प्रेशर या टीन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, मतलब वो इतनी वास्ट प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो इस टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया। ओके तो ये जो सेल्फ पोर्ट्रेट का आइडिया है, सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर्ड मैं हुआ वो एक फ्रीडा kahlo, एक मैक्सिकन आर्टिस्ट रही है। जी उनको देखकर उन्होंने अपनी पेंटिंग में अपनी सफरिंग को बताया है कि किस तरह से वेरी अर्ली एज पे उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका पूरा बॉडी डैमेज हो गया था, फ्रैक्चर पूरी बॉडी में था। जी तो वो अपने दुख को ही पूरी पेंटिंग में दर्शाती है। उनकी पेंटिंग में कोई एक परफेक्ट एनाटॉमी नहीं है, कोई परफेक्ट फिगर नहीं है, बट एक वो परफेक्ट आइडिया या फिर वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है वो चीज़ें उनकी पेंटिंग्स में था। दर्द झलकता है वो। एग्जैक्टली यस मैम। और मैं वॉन गॉश, मुझे एक पेंटर है यूरोपियन, ये भी इन्होंने जी। स्टारी नाइट एक पेंटिंग की है। जी इनका कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होके सोचा। और एक निकोलस रॉरिक जो है रशियन आर्टिस्ट जो कुल्लू में ही बस गए थे जी, नगर जी, में, जी, इन्होंने इनकी स्प्रिंग इन कुल्लू सबसे फेमस पेंटिंग है। और भी इन्होंने शंबाला, बहुत सारी पेंटिंग्स, हिमालयन जो एक सनसेट या फिर पर्टिकुलर टाइम को बनाया है, जितनी भी माउंटेन रेंज है उनको ड्रॉ किया है। और एज अ मिस्टिज्म या फिर एज अ जो एक क्यूरियोसिटी आर्ट के प्रति हमेशा जगाए रखते हैं, वो लियोनार्डो विंची और जो माइकलो एंजेलो है जी वही आर्टिस्ट है। वो एक इंस्पिरेशनल है काइंड ऑफ, जो एटर्नल एक जो ज्वाला है, मतलब आग के प्रति जो एक काइंड ऑफ उस चीज़ को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, उनका मिस्टिज्म और उनका जो कंसेप्ट रहता है आर्ट का। जी और रीजनल आर्टिस्ट में जो जैसे मैंने कहा कि संजीव अंकल, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ जी कि वो कल्चर को एक बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। पहले तो मुझे इतना इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं था आर्ट का, बट अब मैं उनके पोर्ट्रेट्स देखता हूँ कि वो कलर, एक हर्ष गेटे जो हम बात करते हैं, बिल्कुल सिरेनिटी, सब कुछ है उस चीज़ में। जी और एक रीजनल आर्टिस्ट है नीतीश ठाकुर कह के, इनका एक यूट्यूब चैनल था, उससे मैं सबसे पहले बार इंस्पायर्ड हुआ था हाइपर रियलिज्म, खासकर जो ये अच्छा। मोहरे का हाइपर रियलिज्म है। तो जी मैम, ये सब। कितना डिफिकल्ट होता है किसी चीज़ को, एक हमारे दिमाग में थॉट आता है, जी मैम। हम उसको महसूस कर पाते हैं, Yes, पर ma'am. उसको कागज़ पे उकेरना रंगों के साथ या उसको मूर्ति कला में उभारना, यस मैम। तो क्या मतलब उस चीज़ को एग्जैक्टली थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है, बट मुश्किल कितना रहता है ये? मैम मुझे एक चीज़ लगता है कि आर्टिस्ट के लिए जो एक सबसे बड़ा गिफ्ट है वो यही है कि सोचते सभी लोग हैं, बट आर्टिस्ट एक ऐसी एक चीज़ है जो वो जो सोच रही है उसको कैनवस पे प्रेजेंट करने की पावर उसके पास है। बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट में ब्यूटिफिकेशन देखना उसके पास है। जी तो काइंड ऑफ जो आप इसमें प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर किसी पेंटिंग, मैं किसी थॉट के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे इस पे बनाना है, तो मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहूँगा, मैं उसके बारे में स्टडी करूँगा, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा। मैं जैसे फोक टेल से काफ़ी इंस्पायर्ड, जो एक सावनी हमारी लोकल कालियाँ, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा, इनकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ग्रेट माना गया है। तो जब मैंने कुछ 2 पोर्ट्रेट इनके बनाए 2 सीरीज़ में, एक द आइज़ और एक द काली एंड बंशीरा, तो जब पर्टिकुलर मैंने ये पेंटिंग बनाई तो मैंने सबसे पहले इनको फील या ऑब्जर्व करने की कोशिश की। जी ऑब्वियसली इनकी जो फोक टेल्स है वो जंगल से इंस्पायर्ड है, तो सबसे पहले जंगल को समझना, जंगल है क्या, जंगल में आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है। जैसे बुरांश एक फैसिनेटिंग चीज़ है, या फिर देवदार के जो पेड़ है वो एक स्टिलनेस है उसमें, या फिर पर्टिकुलर इनको बोला जाता है हवा के साथ चलती है, या फिर इनका इवनिंग टाइम है, तो इनका इवनिंग टाइम किस तरह से है, या फिर उसको ऑब्जर्व करना, जो मैं बात कर रहा था रेडिश स्काई। वो सब जब चीज़ें दिमाग में आती है, दिमाग में ये नहीं होता है पर्टिकुलर, मैं ऐसा सोचता हूँ दिमाग में ये नहीं है कि मुझे इधर पहाड़ बनाना है या फिर ऐसे करना है। जब मेरे दिमाग में जब इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, फिर मैं कहीं बैठूंगा, फिर मैं बोलूँगा यहाँ मेरे पहाड़ आएंगे, यहाँ मेरा पेड़ आएगा, यहाँ मेरे ये क्रिएचर्स आएंगे, यहाँ मेरी ये ऑब्जर्वेशंस आएगी, फिर मैं कैनवस को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर दूंगा। तो मतलब, और जो आप मुश्किल की बात कर रहे हैं, हाँ
मुश्किल आती है कई बार जो फिगर हम मन में सोचते हैं वो फिगर को हम बना नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाता है वो, बट उसको फिर एक्सेप्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग मतलब वो एक रैपिड चीज़ है। हाँ। अगर मैं कोई पोर्ट्रेट मुझे इस तरह से बनाना था, अगर मैंने ऐसे बना दिया तो मैं एकदम से भूल जाऊंगा उसको, और फिर मैं उसी को ही लेकर चलूँगा कि मैंने ऐसे ही बनाना था ये पहले से। तो फिर उसी तरह से जो माउंटेन्स है पर्टिकुलर मुझे कैसे चाहिए थे, मैं तो इतने प्रोफेशनली ब्रशेस का यूज़ नहीं कर पाता हूँ, तो कई बार मोटी लाइन पड़ जाती है या फिर तो उसको एडिट करना, उससे जो एक्चुअल चीज़ होती है उसका थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है उसमें, जी। जो एक एक्चुअलिटी थी उससे थोड़ा हटकर आ जाती है वो चीज़, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना, बट फिर वो रियलिटी बन जाती है एक टाइम पे, जो वो बाद में पोर्ट्रेट्स बने उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और पुराना वाला वो फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो कभी हमारे दिमाग में था ही नहीं। हमारे दिमाग में अलग कंपोनेंट्स थे जिनको हमने एक शीट पे पुट ऑन करने की कोशिश की और उकेर दिया हमने। जी मैम, ये जी। मैं सोचता हूँ। जो हमने आपका स्कल्पचर देखा था पहले, जी मैम। तो उसके विषय में हमें बताइए कि वो क्या सोच थी और वो ma'am। किस चीज़ का द्योतक था? जो मैंने स्कल्पचर बनाया है वो वज्र लस्या का स्कल्पचर है। ये ताबो मोनेस्ट्री जो है स्पीति में, उसमें काफ़ी ज़्यादा फिगर्स है, अराउंड एग्जैक्ट मुझे उनके नहीं पता, शायद मे बी 35 या 36 कुछ इस तरह का एक मंडल वहाँ पे बना है। तो ये जो लाहल उत्सवा रिनसिंग जांगपो है, उन्होंने खुद इसको आर्किटेक्ट बनाया था, और ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल और अ काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल भी मैं कहूँगा, और अ काइंड ऑफ एक मिस्टिक काफ़ी ज़्यादा आर्ट है, क्योंकि जो हम मंडल देखते हैं, मंडल जो अब पर्टिकुलर रिलीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, राउंड होता है और इसमें पर्टिकुलर कुछ स्टाइल्स होते हैं कि यहाँ पर बैठने की जगह, तो रिनसिंग जांगपो ने इस मंडल को एक 3D फॉर्म में बनाया है, और उन्होंने इतना इनोवेशन इसमें दिखाया कि अगर जब आप एज अ डिवटी इस मतलब उनके दर्शन करने जाते हैं तो आप भी उस मंडल का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस मंडल की एक जो डीटी है वज्र लस्या जो हमारी भक्ति भाव को दर्शाती है, जो एक हमारा ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द बुद्धाहुड, ऐसा कई राइटर्स लिखते हैं इसको, तो वो हमारी भक्ति भाव को दर्शाती है। तो इसमें ये मेनली एक गॉडेस है जो मतलब एक स्टाइलाइज, मैं बोलूँगा पर्सोनिफिकेशन है हमारी भक्ति का। इसमें और भी कई डीटीज़ है, जैसे वज्र धूप, जो ऑफरिंग्स जो होती है धूप वाली, उसका एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो उसी तरह से ये मतलब मैंने बनाई है। पर्टिकुलर इसमें जो आइडिया मुझे अच्छा लगा है, इसमें एक तो जो पर्सोनिफिकेशन की गई सबसे सुप्रीम थिंग, क्योंकि भक्ति खुद में एक, अगर फिलोसॉफिकल वे से देखें तो भक्ति एक बहुत एटर्नल थिंग है जी। तो उस चीज़ को पर्सोनिफाई करना, और इनके एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं, ये बिल्कुल सामने नहीं देख रही, ये थोड़े झुके हुए काइंड ऑफ जो एक जी बिल्कुल, जो एक्सप्रेशनिज्म है उसको पूरी तरह अच्छे से दर्शा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो हमारा एंशिएंट जो कश्मीरी आर्ट है, मैं कश्मीरी आर्ट को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ और काइंड ऑफ फॉलो अप भी करता हूँ, और काफ़ी स्टडी भी करता हूँ इसके बारे में, जो आज की डेट में काफ़ी ख़त्म हो गया। तो उस चीज़ को भी रिवाइव करके और उस चीज़ को समझना, इमोशन, मतलब अलग अलग कंसेप्ट को लेकर ये स्कल्पचर बना है मतलब जी। और मेन उसमें है कि कृतज्ञता का भाव है जी मैम। ठीक है, क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं एक कलाकार में होनी चाहिए या होती हैं? सबसे पहले तो कलाकार में जो मेरे अकॉर्डिंग पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बीइंग एज जैसे मैं बोलता हूँ, मैं एक पैशनेट आर्टिस्ट हूँ, नॉट प्रोफेशनल, तो मेरे अंदर भी वो एक लैकनेस है पेशेंस की। तो शायद जो एक पर्टिकुलर जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, शायद वो बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल होते हैं। और जैसे जो स्कल्पचर की अभी बात कर रहे थे, अगर मैं बात करूँ, जब हम किसी चीज़ को बनाने लगते हैं खासकर आर्ट में, तो मैंने उनका जो निचला ट्रंक है, मतलब आपका नेक से नीचे निचला जो पार्ट है, उसमें पूरा 7 आवर में कंटिन्यूटी में बैठा हूँ। हालांकि स्कल्पचर बहुत छोटा है, बट एक एक डिटेल्स को उसको समझना, उनकी बैली कहीं से बाहर है, उनकी ज्वेलरी किस तरह से, फिंगर्स किस तरह से बनी है उनकी, उस चीज़ को समझना, उनके हाथों के जेस्चर्स किस तरह से, तो ये समझ जो है मे बी पेशेंस से ही आ सकता है। और दूसरी बात अगर मैं करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आर्टिस्ट में एक यूनिकनेस होनी चाहिए आइडिया के प्रति। मतलब मैं अगर बात करूँ आइडिया, तो अ काइंड ऑफ इन आर्टिस्ट को चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए पहले जी। हम क्योंकि कुछ भी आज हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल आर्ट भी बहुत होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट जब हम एक टिपिकल एक आर्ट की बात करते हैं,
वो मन की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। तो मन की अभिव्यक्ति को एज इट इज वो रखना, तो ये काफी ज्यादा बड़ी चीज है। जी जी। तो बहुत अच्छे से आप हमें बता रहे थे, पर जी। समय की हमें सीमा देखनी पड़ती जी है। दर्शकों, हम जान पाए इनसे कितने अच्छे ये कलर्स का यूज़ करते हैं, कैसी इनकी मूर्ति कला है, पेंटिंग है। आर्यन, आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस अभी इतना ही, और फिर हम अगले उमंग कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।